हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर के आया हूं आज क्लास 10th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू और अति लघु क्वेश्चन बनने थे, मैं सारे के सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आपको इस क्लास के बाद कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का फिर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है, ये देखिए पहला क्वेश्चन है। कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र है। कहने का मतलब है, इस मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो वृद्धि और सोचने, स्मरण करने की, बात को याद करने की वापस शक्ति का केंद्र है, कौन है? कह रहा है घ्राण पिंड। दूसरा ऑप्शन है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, अनुमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क। देखिएगा, जो इसका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा प्रमस्तिष्क, जिसे हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। क्या कहते हैं? सेरेब्रम। ये देखिएगा मस्तिष्क का ये वाला भाग, जितना ये अर्धगोले के आकार का है, ये वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। इस भाग में जो होती हैं वो सोचने की, स्मरण करने की शक्ति होती है, शरीर को वृद्धि करने की इसमें शक्तियां होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा अगला क्वेश्चन। कह रहा है सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। सामान्य मनुष्य की बात कर रहा है। क्या 1000 से 1100 ग्राम होता है, कि 1300 से 1400 ग्राम होता है, 900 से 1000 ग्राम होता है, या 1600 से 1800 ग्राम होता है? बताइएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। क्या कहोगे? 1300 से 1400 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का भार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मैंने इसका पहला चैप्टर क्लास करा दी है, आप जा करके देख सकते हैं, बायोलॉजी का जैव जगत। ठीक है, 2 पार्ट मैंने कराए हैं, बहुत अच्छे से समझा दिया आपको है। इसके बाद आपको कहीं और ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है। अब आपको बताना, इस मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक विकसित होता है। कह रहा है डाई एनफेनेलॉल, हाँ, डाई एन एनसीफेलॉन, डाई एनसीफेलॉन, या अनुमस्तिष्क जिसे हम लोग कहते हैं सेरिबेलम, या प्रमस्तिष्क जिसे कहते हैं सेरिब्रम। इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, ये जो है आपका यहाँ पर ये जो हिस्सा है, इसे कहा जाता है सेरेबलम, ठीक है, या अनुमस्तिष्क। और ये जो आपका हिस्सा अभी बताया था अर्धगोलार्ध के आकार का, ये वाला, इसे कहा जाता है सेरेब्रम, या इसे प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो इसका आंसर कहा जाएगा? हो गए प्रमस्तिष्क के साथ, आंसर नंबर सी के साथ, सेरेब्रम। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा होता है मस्तिष्क का? कहोगे प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। अगला करा मनुष्य के, ठीक है, क्वेश्चन क्या करा, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रित केंद्र स्थित होता है। कहने का मतलब, शरीर का जो ताप होता है इसको नियंत्रित कौन करता है? इस मस्तिष्क में कौन सा स्थान है जिससे इस ताप, शरीर के ताप को नियंत्रित किया जाता है? क्या यह केंद्र पिट्यूटरी में होता है, क्या हाइपोथैलेमस में होता है, कि डाइएन्फेनिलोन में होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो कहोगे इसका कहाँ होता है ये? तो ये होता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जो ताप नियंत्रित करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, जो कहने का मतलब फीमेल में होता है लिंग हार्मोन, वो कौन होता है? एंड्रोजन होता है क्या, इंसुलिन होता है, एस्ट्रोजन होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन होता है? तो मादा लिंग हार्मोन्स कौन कहलाता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला कह रहा है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला यहाँ पर आ होता है, ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है, क्या करता है? जो मेडुला यहाँ पे, ये देखिएगा इस चित्र में, देखो जरा सा, ये है कान के थोड़ा सा यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये क्या करता है? क्या ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को, या सभी दैहिक क्रियाओं को? शरीर में जितनी क्रियाएं होती है सभी को नियंत्रित करता है।
कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो करता है वो ऐसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिस पर मनुष्य के मस्तिष्क का कोई जोर दबाव नहीं होता है। उसे आप कह सकते हो अनैच्छिक क्रियाएं। किसे कह सकते हो? ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, अनैच्छिक क्रियाएं। आज से पूछा जाएगा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें एक ऑप्शन होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला जरा उस हार्मोन्स का नाम बताइए जो बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या वो हार्मोन्स एथिलीन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है या फ्लोरिजन है? बोलिएगा। तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है? तो वो भैया ऑक्सिन्स। क्या कहोगे? ऑक्सिन्स। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन फलों को पकाने में सहायक है? क्या आईएए, एथिलीन, जिब्रेलिन या टूफोडी? देखो टूफोडी तो नहीं है, ये तो एक क्या है? खरपतवार नाशक है, खरपतवार नाशक है टूफोडी। तो फिर क्या है? देखिए सूत्र तो आपको लिखा है, इसको आप लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसमें 2 कार्बन होते हैं और 4 हाइड्रोजन होते हैं। इसका नाम है एथिलीन। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लेगा एथिलीन का रासायनिक सूत्र बताओ तो क्या कहोगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, करा इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन से स्रावित होता है। जो इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है वो कहां से स्रावित होता है? क्या वो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, कि थायराइड से स्रावित होता है, कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं से स्रावित होता है या अधिवक्र से स्रावित होता है? बताइएगा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं वहां से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। दोस्तों आप इस क्लास को यदि मन लगा करके पढ़ लें, यकीन बताता हूं मैं, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपके माइंड में बस जाएगा बिल्कुल। मैं आंसर याद करा दूंगा। चल, कह रहा किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? मधुमेह को समझ रहे हो ना आप लोग क्या कहते हो? जैसे आप लोग कहते हो शुगर रोग, तो आप बताइएगा किसकी कमी से होता है? क्या इंसुलिन की कमी से होता है, कि गैस्ट्रिन की कमी से होता है, कि रिलैक्सिन की कमी से होता है या एस्ट्रोजन की कमी से? देखिए एस्ट्रोजन तो अभी बताया था, ये मादा लिंग हार्मोन होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, करा कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? ऐसा पादप हार्मोन बताइए जो पौधों में पाया जाता हो और उसकी कोशिका विभाजन में सहायक हो। क्या ये ऑप्शन साइटोकाइनिन होगा इसका? क्या ऑक्सिन है, एब्सिसिक अम्ल है या एथिलीन है? तो कोशिका विभाजन में कौन है महत्वपूर्ण हार्मोन्स? तो कहोगे साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, कोशिका विभाजन में सहायक हार्मोन्स साइटोकाइनिन। या पूछ ले जाएगा साइटोकाइनिन का क्या कार्य होता है, तो लिखोगे पादपों में कोशिका विभाजन का कार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला, करा निम्न में कौन पादप हार्मोन्स है? ऐसा कहने का मतलब है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो निम्न दिए गए हैं जो पौधों में पाया जाता हो? क्या फिरोमोन पाया जाता है पादपों में, जिब्रेलिन पाया जाता है, हिपैरिन पाया जाता है, इंसुलिन पाया जाता है? नहीं, इंसुलिन को तो अभी बताए थे। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। तो पादप हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, जो जिब्रेलिक एसिड है। ये जो जिब्रेलिक एसिड है या जिब्रेलिक है, ये पाया जाता है कहां? पादप हार्मोन में। चलो, अब पतझड़ से संबंधित है। कहने का मतलब है जब एक पेड़ होता है, जब फरवरी उधर आती है, पेड़ के सारे पौधे झड़ जाते हैं, ये जो पतझड़ होता है ये किस हार्मोन से होता है? क्या इसका संबंध ऑक्सिन से है, जिब्रेलिन से है, एथिलीन से है या एब्सिसिक अम्ल से है? तो बताइएगा। पतझड़ जो होता है पौधों से पत्तों का जो गिरना होता है अपने मन से स्वतः पाक करके परिपक्व अवस्था के बाद, तो ये किस हार्मोन के कारण होता है? तो कहोगे ये होता है एबिसिसिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? डी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला, कराया थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बहुत अच्छा है, VIA क्वेश्चन है।
वीवीआई क्वेश्चन भैया, वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिएगा। कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या घोंघा रोग होता है, कि रतौंधी आती है, कि स्कर्वी रोग होता है, या बेरी बेरी रोग होता है? देखिए थायरॉक्सिन की कमी से, एक थायरॉक्सिन यहाँ पर ग्लैंड पाई जाती है यहाँ पर गर्दन में। थायरॉक्सिन की कमी से ग्लैंड जो होती है वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं घेंघा रोग। तो थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्योंकि घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि क्या है, किसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि? क्या थायराइड ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि को कहते हैं, या पीनियल ग्रंथि को कहते हैं, या पीयूष ग्रंथि को? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा पीयूष ग्रंथि, याद रखना, ठीक है भैया। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। जो हमारा ये मस्तिष्क है, सर है कह सकते हो, ये किसके लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन कह रहा है सोचने के लिए उत्तरदायी है, कि हृदय स्पंदन, हृदय की जो गति चल रही है इसके लिए उत्तरदायी है, कि शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, जो हमारा शरीर बॉडी है इस पूरे को संतुलन बनाए रखने के लिए किसको कब क्या आवश्यकता है, इसके लिए उत्तरदायी है, या उपरोक्त में से सभी? तो जो मस्तिष्क है पहला ऑप्शन के लिए भी उत्तरदायी है, दूसरे के लिए भी उत्तरदायी है, और तीसरे शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। तो इसलिए तीनों ऑप्शन, तीन तो ऑप्शन सही नहीं होंगे, इसलिए तीसरा ना होकर के चौथा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करिएगा। यदि क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, इसलिए क्योंकि अगली क्लास जैसी आपको मिलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगली क्लास के लिए। और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए, जिससे पेपर में उनको भी कुछ सहारा मिल जाएगा, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर 2 नंबर भी बढ़ जाते हैं तो कितना होता है एक क्लास से। चलिए अगला कह रहा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य, कहने का मतलब जैसे ये दो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं, इनके मध्य जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान, इसे क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, ओवे कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को स्नेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स, स्नेप्स नहीं सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पादप हार्मोन्स के कारण है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि अभी देखिएगा मैंने एक ऐसा बताया था कि पौधों में जो पतझड़ होता है, पत्तों का, फलों का झड़ना किस पादप हार्मोन्स के कारण होता है? जैसे फल का गिरना, फूलों पत्तियों का गिरना परिपक्व अवस्था में, जो परिपक्व, जैसे फल आम होता है पेड़ से, कच्चा रहता है तब तक नहीं गिरता है, जो पक जाता है पूरा तब वो अपने मन से गिर जाता है। वो किसके कारण गिरता है? किस पादप हार्मोन्स के कारण? क्या ऑक्सिन के कारण गिरता है, जिब्रेलिन के कारण गिरता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण गिरता है, या साइटोकाइनिन के कारण गिरता है? तो इसका आंसर ऑप्शन जाएगा सी के साथ एब्सिसिक अम्ल। देखिएगा इस पौधे में, देखिएगा यहाँ से जितनी पत्तियां पकती जा रही हैं वो सब देखो नीचे की ओर गिरती जा रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें भी देखिए ढेर सारी गिरी हुई है। ये किसके कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला मनुष्य में मेरुरज्ज से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। कहने का मतलब है जो मेरुरज्ज होती है उससे निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, क्या 21 जोड़ी होती हैं, 31 जोड़ी होती हैं, 26 जोड़ी होती हैं, या 36 जोड़ी होती हैं? तो मेरुरज्ज से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं वो 31 जोड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, 31 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी। अगला अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतःस्रावी होती हैं? बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों का कार्य करती हैं। क्या वो पिट्यूटरी ग्रंथि है, क्या वो थाइमस ग्रंथि है, क्या वो थायराइड ग्रंथि है, कि वो अग्न्याशय ग्रंथि है? तो बोलिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर जाएगा इसका डी वाला। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी के साथ। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो दोनों का कार्य करती है, अंतःस्रावी का और बहिस्रावी का। अब बताइएगा फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो अपने सभी मित्रों के पास शेयर करना है आपको क्लास। जिससे क्या होता है जब आप क्लास शेयर करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं सोचता हूँ अगली बार इससे अच्छी क्लास लेकर के आऊं।
तो थोड़ा सा आप मेरा सहयोग करिएगा और मैं आपका सहयोग करता रहूंगा। पेपर तक यकीन मानिएगा मैं एक एक चैप्टर करा दूंगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायो का हो, चाहे वो मैथ सब्जेक्ट का हो, चाहे वो सोशल साइंस। देखिए मैंने सोशल साइंस की एक एक चैप्टर कितनी विधिवत करा रहा हूं। आप जाइए मेरे चैनल पर, देखिएगा जाकर के, वहां पर आपको सोशल साइंस का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने पहला लेक्शन कराया है यूरोप में राष्ट्र का उदय, फिर दूसरा चैप्टर कराया है भारत में राष्ट्रवाद, इसके बाद अब तीसरे चैप्टर की बारी आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। दोस्त तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।